इसलिए ये लोग मूंगफली की बोरियां चोरी करके भागने लगते हैं और फिर इन मूंगफलियों को बाजार में बेचकर इन पैसों से पुराने जूते खरीद लेते हैं। लेकिन ये जूते इनके साइज के नहीं थे। खैर, जैसे तैसे ये बच्चे जूते एडजस्ट करके फाइनल मैच खेलने मैदान में पहुंच जाते हैं। शुरू में जूते फिट न होने की वजह से ये लोग सही से खेल नहीं पाते, इसलिए डी को जूते उतारकर मैदान में फुल जोश के साथ खेलना शुरू करता है और डीको की टीम इस ऑपोजिशन टीम के साथ काफी जबरदस्त मुकाबला करती है, लेकिन इस मैच में जीत नहीं पाती। बट इन छोटे छोटे गली के बच्चों का खेल देखकर लोग इन्हें विनिंग जैसा एहसास कराते हैं और सब लोग पेले पेले चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि ऑपोजिशन टीम ने डीको का नाम टूर्नामेंट में पेले रजिस्टर करवा दिया था। हालांकि डीको पहले पेले नाम से चिढ़ता था, लेकिन अब उसे लोग का प्यार देखकर इस नाम से चिढ़ नहीं होती और डीको के फादर भी डीको का ये मैच देखकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन तभी वो लोग यहाँ पे आ जाते हैं जिनकी मूंगफलियां डीको के दोस्तों ने चुराई थी। ये इन बच्चों के पीछे भागने लगते हैं। ये देखकर डीको और उसके साथ ही भागने लगते हैं और जंगल में डीको और उसका एक साथ ही एक मिट्टी की सुरंग में छुप जाते हैं। तभी बारिश होना शुरू हो जाती है, जिस वजह से मिट्टी की सुरंग ठहरने लगती है। ये देखकर डीको तो बाहर आ जाता है, लेकिन डीको का दोस्त मिट्टी के नीचे दबकर मारा जाता है। इस मौत का जिम्मेदार डीको खुद को ठहराता है, क्योंकि मैच में जूते खरीदने की वजह से उन्होंने चोरियां की और दुकानदारों से बचने के लिए डीको और इसका दोस्त सुरंग में गए। डीको की माँ डीको को समझाती हुई इमोशनल हो जाती है और उसे गले लगा लेती है, क्योंकि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। डीको अपनी माँ से प्रॉमिस करता है कि मैं आपसे अच्छे बच्चों की तरह पढ़ाई करूंगा और अगले दिन से डीको स्कूल जाने लगता है, पढ़ाई करता है और अपने पिता का काम में भी हाथ बंटवाता है और फुटबॉल से बिल्कुल दूरी बना लेता है। हालांकि डीको के फादर चाहते थे कि वो फुटबॉल खेले, लेकिन डीको उस हादसे के बाद फुटबॉल से बिल्कुल दूर हो जाता है। इसलिए एक दिन डीको के फादर उसे लेकर घर के पीछे लगे आम के पेड़ के पास जाते हैं और बताते हैं कि मैंने खुद आम से प्रैक्टिस करके फुटबॉल सीखा है। जैसे कच्चा आम है तो शूट करने के लिए और पका हुआ है तो बैलेंस बनाने के लिए यूज करेंगे। दरअसल डीको के फादर डीको के खेल से बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए थे, इसलिए वो ये सब बताकर डीको का ध्यान फुटबॉल की तरफ करना चाहते थे। लेकिन डीको खेल में कुछ दिलचस्पी नहीं दिखाता, बट जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है वैसे वैसे डीको फुटबॉल की तरफ ध्यान देने लगता है और ऐसे ही आम से फुटबॉल प्रैक्टिस करते हुए डीको 9 साल से 13 साल की उम्र तक पहुंच जाता है। एक दिन डीको के घर सेंटर्स फुटबॉल क्लब का मेंबर आता है। ये एक प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब था, जिसमें फुटबॉल खेलने के लिए अब डीको भी शामिल हो जाता है। लेकिन यहाँ डीको के खेल से कोई ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं होता और डीको को भी अपने खेल से कुछ ज्यादा खुशी नहीं मिलती। डीको को लगता है कि वो फुटबॉल के लिए नहीं बना है, इसलिए वो सब कुछ छोड़कर अपने घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। और तभी अपने जमाने के मशहूर फुटबॉलर और फिलहाल सेंटर्स क्लब के मेंबर वाल्डेमर आते हैं और डीको से जाने की वजह पूछते हैं। इस पर डीको कहता है कि मैं दूसरों की तरह नहीं खेल पाता। इस पर वाल्डेमर कहते हैं कि तुम पुराने स्टाइल में खेलते हो और यही सबसे अच्छी बात है। वाल्डेमर स्टाइल से जुड़ी कहानी बताते हैं कि गुलामी के दिनों से छुटकारा पाने के लिए एक मार्शल आर्ट की शुरुआत हुई थी, जिसको झींगा नाम से पहचाना गया। ये स्टाइल बाद में फुटबॉल में भी शामिल हुआ, लेकिन जब 1950 का वर्ल्ड कप ब्राजील हारा तो लोगों ने हार की वजह इसी स्टाइल को बताया, जबकि ऐसा नहीं था। ये स्टाइल सबसे शानदार है, तुम इसे और बेहतर बनाकर खुद को साबित करो या फिर घर चले जाओ। वाल्डेमर के चले जाने के बाद डीको घर जाने के बजाय फुटबॉल क्लब वापस आता है और फुल जोश और अपने स्टाइल में फुटबॉल खेलना शुरू कर देता है और डीको का जबरदस्त गोल देखकर हर कोई हैरान रह जाता है और कोच तो डीको से दोबारा गोल करने के लिए भी कहता है और गोल देखकर डीको को प्रो टीम में शामिल कर लिया जाता है। इस तरह डीको क्लब को काफी सारे मैचेस में जीत दिलाता है और इस तरह डीको अपने शानदार खेल से जगह जगह फेमस होने लगता है। और फिर समय आता है साल 1958 का, जब वर्ल्ड कप आयोजित किया जाता है। लेकिन 16 साल की उम्र होने की वजह से डीको को वर्ल्ड कप खेलने के लिए टीम में नहीं लिया जाता। लेकिन जब टीम के प्लेयर्स के नाम अनाउंस होते हैं तो उसमें डीको का नाम भी शामिल होता है, जिसे सुनकर डीको खुशी से फूला नहीं समाता। डीको के फादर इस बात से बहुत खुश होते हैं और खेलने से पहले डीको को समझाते हैं कि ब्राजील के लोग का फुटबॉलर्स पर से विश्वास उठता जा रहा है, लेकिन तुम्हें खुद को साबित करके दिखाना है। आगे डीको के फादर कहते हैं कि मैं भी झींगा स्टाइल में फुटबॉल खेलता था, लेकिन खेलते वक्त मेरे दिमाग में झींगा स्टाइल को लेकर शक पैदा हुआ और डबल माइंडेड होने की वजह से मेरे पैर में इंजरी हुई। लेकिन तुम खुद पर भरोसा रखकर पूरी शिद्दत से खेलना। डीको का हौसला बढ़ाने के लिए डीको के फादर उसे एक जैकेट भी देते हैं जिस पर पेले लिखा था। ये देखकर डीको कहता है कि इसी नाम से मुझे वो लड़के चिढ़ाते हैं। इस पर डीको के फादर कहते हैं कि वो जब तुम्हें झींगा स्टाइल में खेलता देखते हैं तब तुम्हें इस नाम से पुकारते हैं। इसके बाद डीको वहाँ जाता है जहाँ फुटबॉल की इंटरनेशनल टीम मौजूद थी। यहाँ का कोच डीको को झींगा स्टाइल में खेलने से मना करता है और कहता है कि भले ही तुम्हारे फुटबॉलर क्लब में ये अलाउड हो, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इसकी एक वजह साल 1950 का वर्ल्ड कप होता है, क्योंकि झींगा स्टाइल में खेलने की वजह से ब्राजील हार गया था। लेकिन प्रैक्टिस मैच खेलते वक्त डीको कोच की बात नहीं सुनता और अपने फादर की बात को याद करके झींगा स्टाइल में प्रैक्टिस करता है। लेकिन तभी इसके घुटने में चोट आ जाती है, जिसे देखकर लगता है कि अब डीको इंटरनेशनल लेवल पर नहीं खेल पाएगा। डीको अपनी माँ को फोन करके इसके बारे में बताता है और कहता है कि डॉक्टर्स को भी नहीं पता कि ये इंजरी कब ठीक होगी। डीको की माँ काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि इस तरह की चोट की वजह से डीको के फादर का करियर बर्बाद हो गया था। डीको कहता है कि इससे अच्छा तो मुझे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए था। इस पर डीको की माँ उसे समझाती है कि ये तुम्हारे अकेले का फैसला नहीं था, बल्कि इसमें हम सबकी मर्जी भी शामिल थी, इसलिए तुम हिम्मत मत हारो। डीको को जब डॉक्टर चेक करता है तो वो कहता है कि शायद डीको अगले साल ही खेल पाए, लेकिन डीको को रिप्लेस करना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि जल्द ही मैच शुरू होने वाला था। और तभी रेडियो पर कहा जाता है कि क्या पिछली हार के बाद इस बार ब्राजील वर्ल्ड कप में जगह बना पाएगा। साथ ही ये भी कहा जाता है कि ब्राजील के फुटबॉलर पुराने स्टाइल में खेलने की वजह से खुद को इंजरी पहुंचा रहा है। ये बात डीको की तरफ इशारा करती है। ये सुनकर यहाँ का कोच डीको से नाराज होता है। फिर कुछ समय के बाद वर्ल्ड कप शुरू हो जाता है और डीको को डॉक्टर्स की तरफ से स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिए जाते हैं कि तुम घुटना बचा कर रखो, क्योंकि अगर घुटने पर चोट लगी तो फिर आगे नहीं खेल पाओगे। डीको भी इस बात का ध्यान रखकर वर्ल्ड कप में खेलता है और ब्राजील सेमीफाइनल में पहुंच जाती है और यहाँ ब्राजील के सामने होती है फ्रांस की टीम। दोनों एक नंबर से बराबरी पर चल रहे होते हैं, इसलिए आगे मैच कैरी ऑन करने के लिए थोड़ा ब्रेक दिया जाता है। यहाँ पर एक प्लेयर डीको को बताता है कि मैं यूरोपियन बनना चाहता था, लेकिन यहाँ पर आकर मुझे पता चला कि मैं ब्राजीलियन हूँ और झींगा स्टाइल को आगे बढ़ाने के लिए ये खुद टीम से आउट होकर डीको को जीतने का एक चांस देता है और डीको भी मैदान में झींगा स्टाइल में मैच खेलता है और शानदार गोल करके ये मैच जीतने के करीब पहुंच जाता है और अब ब्राजील एक नंबर आगे बढ़ जाता है। इसके बाद डीको 3 गोल करता है और जीतकर फाइनल में पहुंच जाता है, जिससे पूरा ब्राजील बहुत खुश होता है। फाइनल में डीको के सामने स्वीडन की टीम थी। स्वीडन की टीम पेले को एक भी गोल करने
नहीं देती और खुद जल्दी से एक गोल कर देती है। ये देखकर डी को भी सबको पीछे छोड़ता हुआ एक गोल करता है, फिर एक और गोल करता है और ब्राजील खुशी से झूमने लगता है। और एक के बाद एक गोल कर डी को ब्राजील को उसका वर्ल्ड कप दिलाता है और इस तरह 1958 का वर्ल्ड कप पूरी दुनिया के लिए एक यादगार मैच बन जाता है। और 17 साल का पेले पूरी दुनिया में झींगा स्टाइल को प्रमोट करता है और इसके बाद 1962 का वर्ल्ड कप भी ब्राजील ही जीतता है। और इस तरह पेले ब्राजील का एकमात्र खिलाड़ी बन जाता है जो 3 वर्ल्ड कप जिताता है। और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।